सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रंजना गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। हम पिछले बहुत दिनों से आपके जो पॉलिटिकल साइंस का 3rd ईयर का पेपर है उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। दोनों ही पेपर्स के बारे में मैं निरंतर अपने वीडियोस यूट्यूब पे और आपके जो ग्रुप बने हुए हैं कॉलेजेस के उन पर डाल रही हूँ। मैंने प्लेटो के विषय में बहुत अधिक जानकारी आपको उसके सारे टॉपिक्स के बारे में दी है। उसी की निरंतरता में हमने पिछले कुछ दिनों से अरस्तु को शुरू किया हुआ है। तो अरस्तु को लेकर, अरस्तु को आप पीछे देखेंगे, मैंने अपनी पीपीटी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। अरस्तु का जो आदर्श राज्य है आज हम उसकी विवेचना करेंगे। पीछे उसके आप देखेंगे आदर्श राज्य का उद्देश्य, आदर्श राज्य की विशेषताएं, आदर्श राज्य के आवश्यक तत्व, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आदर्श राज्य को लेकर। अब जो अरस्तु था उसका आदर्श राज्य अपने जो गुरु थे उन प्लेटो, उनसे बिल्कुल अलग था। उनसे तो उनका जो उपादर्श राज्य था उससे वो काफ़ी मिलता हुआ है। उन्होंने अपनी जो दूसरी पुस्तक लॉज दी थी उसमें रिपब्लिक और लॉज में काफ़ी अंतर है। और अरस्तु का जो ग्रंथ था पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने अपने आदर्श राज्य का जिक्र किया है। अरस्तु का जो आदर्श राज्य था उसमें हम यूँ देखेंगे कि वो विधि के शासन की या कानून के शासन की स्थापना करना चाहता था अरस्तु अपने आदर्श राज्य ने। हम सेबाइन के शब्दों में इसको कहेंगे कि जो अरस्तु था जिससे अरस्तु आदर्श राज्य कहता था, वह प्लेटो का उपादर्श राज्य या द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है। अरस्तु ने, अगर हम उसके आदर्श राज्य के उद्देश्य देखेंगे तो उसके आदर्श राज्य का उद्देश्य है विधि के शासन की स्थापना और कानून का शासन या पूरे राज्य में एक समानांतर शासन। अब उसके आदर्श राज्य की अगर हम विशेषताओं का जिक्र करें तो पीछे चल रही हैं, आप देखिए। अरस्तु ने जो है वो मध्यम मार्गीय था। वो अपने प्लेटो की तरह नहीं था कि एक बिल्कुल यथार्थ की स्थापना कर दी जिसकी चाहे वास्तव में हो या ना हो, वास्तव में उसको अपनाया जा सके या ना जा सके। तो इसलिए उसने बीच का जो रास्ता है उसको अपनाया, जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं। तो अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य के प्रमुख लक्षण उसे नागरिकों के नैतिक विकास में सहयोग, आदर्श राज्य जो है वो नैतिक विकास में सहयोग दे और उसमें 3 शासन प्रणालियाँ, उसने अपना संविधान बताया था और उसने पिछले लगभग 150 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था क्योंकि वो वैज्ञानिक विचारक था। फिर उसके आधार पर 3 शासन प्रणालियाँ बताई थी, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, जिसे वह संवैधानिक तंत्र भी कहता था। अरस्तु का मत है कि किसी राज्य की ये दशाओं पर निर्भर करता है कि उसमें आदर्श शासन हेतु कौन कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जाए। मतलब ये राज्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तीनों ही शासन व्यवस्था श्रेष्ठ हैं। बाद में इसका संविधान तंत्र करेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि व्यवहारिक कारणों से, उसने कहा ये व्यवहार पर निर्भर करता है कि व्यवहारिक कारणों से कि सामान्यतः इन तीनों शासन प्रणालियों में संयम लोकतंत्र या संवैधानिक तंत्र, पर संवैधानिक तंत्र उसने सर्वश्रेष्ठ शासन बताया था जिसमें जनता का शासन हो, जिसे आज हम वास्तव में लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के भी उसने 2 रूप बताए थे, भीड़ तंत्र और लोकतंत्र। तो उसने शासन व राज्य में कोई अंतर नहीं किया था और उसने सर्वोत्तम शासन ही सर्वोत्तम राज्य है ये कहा था। अरस्तु द्वारा लोकतंत्र की प्रकृति बताते हुए बताया था कि लोकतंत्र भी एक मिश्रित शासन प्रणाली है जिसमें गुण तथा संख्या इन दोनों ही तत्वों को उचित स्थान प्राप्त होता है। अरस्तु के अनुसार संयुक्त लोकतंत्र में कुलीन तंत्र के मूल लक्षण गुण तथा लोकतंत्र के मूल लक्षण संख्या दोनों का संयोग होता है
अब अरस्तु के राज्य का उद्देश्य देखेंगे तो अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की उपलब्धि तथा ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भौतिक और आत्मिक दोनों ही साधनों की व्यवस्था करना है। हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र उसने कहा है कि वह मूलतः एक मध्यम वर्गीय शासन है जो अपने निम्नलिखित गुणों के कारण राज्य को एकता व स्थायित्व प्रदान करता है। मध्यम वर्गीय शासन होने के कारण संयत लोकतंत्र स्वयं तो अतिवादी नीतियों से मुक्त होता है, वह राज्य में स्थित अति संपन्न वर्ग और अति निर्धन वर्ग को रोकता भी है। मतलब दोनों के बीच में लोकतंत्र जो है वो एक कंट्रोल पैदा करता है। नेक्स्ट उसने बताया विधि का शासन, जिसको वो बहुत अधिक मानता था। संविधान का शासन, विधि का शासन, कानून का शासन। तो विधि के शासन को बताते हुए उसने कहा कि देखिए पीछे आ भी रहा है, मध्यम मार्गी था अरस्तु, और किस तरीके से उसने दोनों अतियों के बीच में, अति आदर्श और अति वैज्ञानिकता, उन दोनों के बीच में किस तरीके से कंट्रोल स्थापित किया। दूसरा जो हम कर रहे हैं विधि का शासन, अरस्तु ने आदर्श राज्य के एक प्रमुख लक्षण विधि का शासन माना है। मतलब वो कानून के शासन को कहता था। विधि के शासन के कुछ आधार उसने बताए थे। एक तो युगों के विधि के शासन में क्या होता है कि एक लॉ बना दिया जाता है, तो लॉ के आधार पर विधि एक प्रथा के रूप में होती है अथवा विधि का निर्माण किसी प्रकार के आधार पर किया जाता है, तो इसके पीछे युगों का अनुभव संचित होता है। विवेकपूर्ण शासन होता है, इसमें व्यक्ति के रागद्वेष मतलब व्यक्तिगत कोई चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है। निष्पक्ष शासन होता है। अब उसने जो शासन के अंग बताए, लोकप्रिय सभा, कार्यकारिणी सभा, न्यायपालिका, जो आज के आप देखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलते हैं। जनसंख्या जो उसने बताई पीछे आ भी रहा है। प्लेटो की तरह अरस्तु आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या निर्धारित तो नहीं करता, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी वह मध्यम मार्ग को अपनाता है। उसका मत है कि नजगर राज्य की जो जनसंख्या है इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि वह राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, और इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर एक बोझ बन जाए सब चीज़ को हैंडल करना। अब राज्य का प्रदेश और उसकी स्थिति, लोकेशन के बारे में जो उसने बताया, वो उसने कहा कि अरस्तु मध्यम, यहाँ भी वो मध्यम मार्ग को आप ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अरस्तु क्या था, तो हम बताते हैं कि अरस्तु मध्यम मार्गी था। अरस्तु ने राज्य के प्रदेश क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहा कि इसका आकार इतना होना चाहिए कि आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने में सहायक हो और नागरिकों में उदार वृत्ति बढ़ाने में वह सहायक हो। विभिन्न सामाजिक वर्ग और उनके कार्य बताते हुए उसने कहा राज्य के अनेक कार्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए अनेक वर्गों का होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य में आप देखेंगे सभी जितने आप शासक प्रशासक पढ़ते हैं या जितने आप विचारक पढ़ते हैं सभी राज्यों में वर्गों में विभाजित करते हैं। तो उसने 6 प्रमुख कार्य बताए: भोजन, कला कौशल, रक्षा, व्यापार, सार्वजनिक पूजा पाठ, सार्वजनिक हित के कार्य। इन कार्यों को अग्रलिखित 6 सामाजिक वर्ग करते हैं: कृषक वर्ग, शिल्पी वर्ग, योद्धा वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित वर्ग और लास्ट में प्रशासक या शासक वर्ग। उसने लेकिन एक अरस्तु की खासियत थी कि उसने दास को और जोड़ा था। इससे पहले दास को किसी ने नहीं अपनी राज्य व्यवस्था में शामिल किया, लेकिन अरस्तु ने लेकिन दासों को जोड़ा ज़रूर, लेकिन उन्हें राज्य का नागरिक नहीं माना। दास प्रथा पर हम अलग से जिक्र करेंगे। उसने धन का विवेकपूर्ण समान वितरण करने की बात कही। आदर्श राज्य का आधार वही मध्यम वर्ग है, क्योंकि उसने वही मध्य का मार्ग चुना था। तो मध्यम वर्ग जिनके पास सारा अधिक काम रहता है, क्योंकि प्रशासक तो ऊंचा हो गया, दास बिल्कुल नीचे निम्न हो गए, तो मध्यम वर्ग कृषक, शिल्पी यही सारा व्यापार वाणिज्य संभालते हैं। तो ये लोगों की उन्होंने कहा कि राज्य में धन का अभाव नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने राज्य की भूमि को 2 भागों में बांटा: सार्वजनिक भूमि और निजी भूमि। सार्वजनिक भूमि का प्रयोग देव पूजा, सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा, और निजी भूमि का प्रयोग खेती आदि के लिए किया जाएगा, जो दासों की मदद से किया जाएगा। नागरिकों में भूमि, निजी भूमि का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि उनकी निम्नतम भू संपत्ति तथा अधिकतम भू संपत्ति में एक निश्चित अनुपात
बना रहे। अब राज्य की बहुलता, आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तिगत परिवार आदि की बात करेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य का लक्षण उनकी एकता को माना है, किंतु अरस्तु ने आदर्श राज्य का लक्षण उसकी बहुलता को माना है। अरस्तु का मत है कि राज्य की एकता पर अधिक बल देने पर एक बहुत अधिक परिवार बन जाएगा, वृहद परिवार बन जाएगा और राज्य का अंत हो जाएगा। इसीलिए राज्य में विभिन्नता का तत्व होता है और आदर्श राज्य का लक्षण है कि वे इन विभिन्नता के बीच उचित एकता की स्थापना करें। अब नागरिकों का चरित्र और व्यक्तिगतता की बात करें तो अरस्तु ने नागरिकों चरित्र निम्नलिखित गुणों को माना है: बुद्धि, साहस, उत्साह, आत्मसंयम, न्यायप्रियता, कलाप्रियता आदि। और उसने कहा यूनानियों में ये सर्वाधिक ये गुण होने ही चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही सद नागरिकों का निर्माण होता है, सद नागरिकों का निर्माण संभव है। शिक्षा का प्रमुख कार्य है नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में मदद देना। लास्ट जो उसका वो है व्यक्तिगत परिवार, आर्थिक व्यवस्था। अरस्तु के राज्य में सभी नागरिकों को व्यक्तिगत आधार पर पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार था, क्योंकि प्लेटो ने साम्यवाद बताया था। वो साम्यवाद की उसने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। वो आत्मनिर्भर राज्य की व्यवस्था करता है। तो उसने कहा कि आदर्श राज्य को मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ रूप है जो आत्मनिर्भरता के गुणों से युक्त होना चाहिए। परिवार एवं गांव मानव आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित मात्रा में करने में समर्थ होते हैं। वह आदर्श राज्य उसकी समस्त भौतिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। एक तरह से कहें जो वर्तमान राज्य है, कहीं कहीं उसकी नींव अरस्तु ने ही रख दी थी, क्योंकि वो अतिवादी नहीं था, वो मध्यम वर्गीय था। इसलिए उसने सब जगह वो बातें की हैं, उसकी पूरी फिलॉसफी इस आधार पर है जिसको हम वास्तव में अपना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी दूंगी जो आपको करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगी अरस्तु से रिलेटेड। थैंक यू।